मैंने कहा पापा पिक्चर मिल गई लीड में, मैं जा रहा हूँ न्यूयॉर्क शूट करने। कह रहे अच्छा क्या कर रहा है तू उसमें? मैंने कहा मैं हीरो हूँ। हीरोइन कौन है? महिमा चौधरी। चल बे झूठ मत बोल, फोन रख। तो ये कैमरा का गर्र वो जो घूमता है ना भाई, ऊपर वाला भला करे टेक्निकलिटीज का कि वो बंद हो गया भाई, जो जान निकल जाती थी उसमें। और डराने वाले भी लोग होते, देखा बराबर से रिहर्सल कर, वो स्टॉक जो होता है ना, इसका इतना इतना पैसा होता है, तो अपने को पता चले कि यार अपने को पर डे तो मतलब जो है उसमें से अगर स्टॉक कट कर दिया जाए तो अगले 10 पिक्चर इनके लिए फ्री करनी पड़ेंगी। तो वो ने क्या किया, कैमरा के बिल्कुल बगल में जो है एक हाथ रख दिया सामने, बोला सर ये वो कैरेक्टर है, और मैं थ्रू आउट पूरा पेज जो है उस हाथ को ऐसे देखता था। मैंने ना ब्लिंक किया, ना मैंने आई बॉल इधर उधर मूव किए। एंड देन डायरेक्टर ने कट बोला, बोले क्या कर रहे हो ये? मैंने कहा सर उन्होंने मुझे कि इसको हाथ को देख के डायलॉग बोलना है। बोले व्हेन यू वर डूइंग द मास्टर शॉट तब तो आपने इधर उधर भी देखा था ना। 1 2 3 म्यूजिक ऑन हो गया, म्यूजिक ऑन हो गया तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे करके ब्लैंक। तो कट 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 तनुजा जी कहती क्या कर रहा है यार, इतनी सुंदर लड़की नाच रही, बस देख रहा है ऐसे खड़ा होके, क्या कर रहा है, कुछ तो फील कर। मैंने कहा कहाँ नाच रही है, कहाँ है लड़की? नए थे तो पैसे मांगने की मतलब, तो काय का पैसा मांग रहे, तेरे को काम दे रहे हैं पैसा भी दें, ये बात होती थी। लिसन, आई नो यू विल गेट एंग्री बट देयर इज नो बजट। तो मैं तो सीधे ऐसे, वो नहीं होता डिस्कनेक्ट का बटन फोन पे, बजट नहीं है, नहीं टैं खत्म। करना ही नहीं काम। मैं इस हक में नहीं हूँ। आपको अगर कुछ फिल्म बनानी है, ये बनानी है, घर गिरवी रखना है, आप घर बेच दो, अपने आप को बेच दो, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। किसी डॉक्टर ने नहीं बताया फिल्म बनाने को। वैसे तो मैं एक एंकर हूँ, लेकिन टुडे आई फील लाइक अ शेफ। वो आजकल वो मीम चल रहा है ना सोशल मीडिया पे कि रसोड़े में कौन था, तो आज रसोड़े में मैं हूँ और 4 अलग अलग तरह के बहुत ही यूनिक इंग्रेडिएंट्स मेरे साथ है, और मुझे लगता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन की रेसिपी आज पकने वाली है। 4 वेरी डिफरेंट एक्टर्स विद वेरी डिस्टिंक्ट डिफरेंट स्टाइल्स। ये 4 चेहरे पूरे इंडिया ने देखे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में देखे हैं, लेकिन आप लोगों की कहानियां बहुत कम लोगों को पता है, जो आपकी जर्नी रही है, आपके सपने रहे हैं, क्राफ्ट की और आपका जो अप्रोच रहा है। एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर टू टॉक अबाउट। जॉय सेन गुप्ता, अनूप सोनी, अमित सियाल एंड जितेंद्र जोशी। सो गुड टू सी यू ऑल स्माइलिंग, रिलैक्स, ऑल ओके एट होम, एवरीथिंग फाइन? All good, Absolutely fine. Thank you so much. ऑल गुड। ऑल गुड सुपर। भाई। यू नो, आप सबके जर्नी के बारे में एक चीज कॉमन है और वो है थिएटर। तो उसकी पहले बातें करते हैं। अनूप भाई, आपकी वजह से इस देश का हर बच्चा, हर नागरिक एक लाइन उसने रट ली है, पूरे उसके दिल में घुस चुकी है कि सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। तो मुझे बताइए कि सर, जब आपने थिएटर किया तो थिएटर के दिनों से आपको जो सबक मिले उसकी बहुत सारी कहानियां होगी, आई एम श्योर, अबाउट द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग। मैं थोड़ा सा बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि मैं थिएटर में कैसे पहुंचा और क्या किया जो भी, लेकिन मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैंने एडमिशन लिया था, वहां जाने तक मेरे लिए एक्टिंग की डेफिनेशन बिल्कुल अलग थी। नॉट इन आई डोंट वांट टू लाइक डिमीन इन वे, बट मेरे फैमिली में कोई ऐसा लिटरेचर का एटमॉस्फेयर था नहीं। आई थिंक पूरे खानदान में मैं इकलौता ऐसा आदमी हूँ जो एक एक्टर बन गया हूँ और थिएटर और ये सब करने लगा। तो जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आया था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि पहले 3-4 महीने, चाहे वो बैरी जॉन क्लास लेते थे या और थियोरेटिकल क्लासेस होती थी, मेरे लिए एक्टिंग का मतलब था डायलॉग दो, हम डायलॉग बोल के दिखाएंगे आप, बस। ये डेफिनेशन एक्टिंग की समझ में आती थी और मुझे लगता था यार मैं गलत जगह तो नहीं आ गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, यहाँ कुछ देते ही नहीं है, डायलॉग ही नहीं देते 6 महीने तक, मतलब कोई लाइन बोलने को नहीं मिल रही है। अजीब अजीब सी कुछ थिएटर गेम्स करवाते रहते हैं और कुछ एक्सरसाइज करवाते रहते हैं, और दिन में जो है theoretical classes होती हैं where they teach us classical Indian drama and modern Indian drama and Western Indian drama। मुझे लगा यार ये सब पढ़ने थोड़ी आया था यार, हम तो होमवर्क से भाग के आए थे, यहाँ भी होमवर्क मिलता है, प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं। But I would say that whatever is my exposure to acting, whatever is my understanding of acting happened through National School of Drama।
जीतू भाई, आप ना थोड़े कपिल देव टाइप हो यार, आप ऑलराउंडर टाइप के आदमी हो, क्योंकि आपने एंकरिंग की है, आपने मराठी फिल्में की है, आपने वेब सीरीज की है, आपने आपने लिरिक्स भी लिखे हैं। लेकिन ये सब हुआ उसके पहले आपने 2000 शोज किए हैं थिएटर में। तो वो फेज कैसा था, क्या यादें, और आपने क्या सीखा उन दिनों से? भाई जब किसी आदमी के पास कोई चारा नहीं होता ना, कि कहीं से भी मिल जाए, मतलब खुद की पहचान मिल जाए, खुद का पहचान मतलब सिर्फ लोग पहचाने ये नहीं, खुद खुद को पहचाने कि हम लोग क्या हैं। तो घर से दौड़ के आया था पूना से, क्योंकि एक मारवाड़ी कुटुंब में मैं पैदा हुआ, तो सारे लोग मामा के नाम से जानते थे, तो मेरे को वो छोड़ना था, और वो बहुत बंधन थे ऊपर, तो वो छोड़ के मैं आया मुंबई, और 97 में। तो फिर आने के बाद एक कहीं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम किया, लेकिन बहुत गालियां पड़ती थी, और देखा कि एक्टरों को बहुत अच्छा सलूक किया जाता है एक्टरों के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ यही कर लेते हैं, और फिर थिएटर में काम मिलने लगा। और मराठी थिएटर का एक ये हुआ करता था, वो एक दौर ऐसा था कि सुबह 11 बजे, दोपहर को 3 बजे और रात को 8 बजे, ऐसे 3-3 शोज हुआ करते थे। और वो टाइम पे मतलब 2000 में मैंने एक महीने में 3 नाटकों के 78 शो किए थे। इतने नाटक हुआ करते थे मराठी में तब। अब भी होते हैं लेकिन अब बहुत कम होते हैं। तो वो करता रहा, और पता नहीं था क्या करना है, कोई एक फोकस नहीं था, जो मिला वो कर लिया। और नाटक करते करते एक बात कहीं से सीखा हुआ था नहीं था ना भाई, मतलब मुझे बड़ा मुझे ऐसा बहुत पहले मैं जला करता था, अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, सीख लेना चाहिए। पहले ऐसा लगता था यार ये लोग सीख के आते हैं, अपने को तो सीखने को ही नहीं मिला। लेकिन वो जो काम करते करते सीखा, या जैसे एक दो एनएसडी से पास आउट हुए दोस्त लोग थे, उनके साथ काम किया, कहीं पे एक्सपेरिमेंटल थिएटर जाके कर लिया, कहीं पे मोहित टाकरकर के साथ पूना में जाके काम कर लिया। तो बहुत सारे क्या कहते हैं, झूठे निवाले खा खा के ये थाली बनी है। तो वो तो वैसे करते करते यहाँ तक पहुंच गया। पर अभी भी फोकस नहीं है भाई, कोई बिल्कुल ये करना है ये नहीं करना है, वो वहां पहुंचना है, वैसा कोई नहीं है। आया था काम करने के लिए, तब जो आया था तो कुछ हासिल करने की बातें अलग थी, कुछ हासिल करना था। अब वो अब ऐसी चीज है कि वो मगन मोहन पगडंडी है, जिसके ऊपर कोई झंडी लेके कहीं गाड़नी नहीं है, कुछ नहीं है। खुद को तराश के खुद को तलाश कर रहा हूँ, और मजा आ रहा है। देखो ना, मतलब एक अनूप भाई को जब मैं एक प्रोजेक्ट में असिस्टेंट हुआ करता था, तब अनूप भाई हमारे हीरो थे, आज भी हैं। लेकिन मैं तब उनको लाइनें देना, वो स्क्रिप्ट देना, उमेश पड़ाकर का, जॉय भाई को, मतलब जब मैं मुंबई जब आया, तो मुझे लगता है जॉय भाई ने तब 1084 माँ उन्होंने तब की थी। अमित भाई को मैं जब से देख रहा हूँ, तो मैं पगला गया हूँ यार देख के। और उनके साथ जिन्होंने काम किया, मैं उनके साथ अभी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो बोलते आप दोनों भाई भाई हो यार, सेम टू सेम बात करते। तो मुझे मतलब, तो ये तीनों के साथ अभी मेरा इंटरव्यू होना, ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात है मेरे भाई, कि इन इटसेल्फ वो आपने पूछा कि कोई कहानी हो तो बताना। तो अब ये आज के इंटरव्यू की कहानी में मेरी बच्ची को बता सकता हूँ कि तेरे बाप ने ऐसे तीनों लोगों के साथ आज इंटरव्यू किया। ये मेरी कहानी है। क्या बात, तो क्या सर्कल बात, है, हो रहा है भाई, ब्यूटीफुल। हो रहा है, मजा आ रहा है। आपने आपने अमित भाई का जिक्र किया, इनकी शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि अमित, आप एक लाइब्रेरियन और लेदर बिजनेसमैन के बेटे, कानपुर में आपने थिएटर शुरू किया, और फिर 1995 में पहला प्रोफेशनल प्ले ब्लड ब्रदर्स डायरेक्टेड बाय द ग्रेट बैरी जॉन। ये बात तो 25 साल पुरानी है, लेकिन वो याद है, और उनमें से मिले लेसन तो आज भी ताजा होंगे जहन में। यार आई थिंक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ आपकी ये यादें जो है थोड़ी धूमिल सी हो जाती हैं, थोड़ी सी हल्की पड़ जाती हैं। बट हाँ, जैसे आप आज पूछ रहे हो, बहुत से लोगों ने बार बार ये चीजें पूछी हैं, तो व्हेन यू लुक बैक, बहुत ही रिच एक्सपीरियंसेस होते हैं ये, जो उस टाइम पे ऐसी फालतूगिरी में कर रहे होते हो आप। तो अगर मैंने कानपुर में मैं अपने डैड के बिजनेस में घुसने की कोशिश करी, तो वहां पे मैं आई थिंक मेरा हमेशा ये रहा है कि यार मन नहीं लग रहा है इसमें। तो मेरा जो मन नहीं लगता था ना, तो मैं दूसरी जगह पे जा पाता था, और मेरा मन बहुत ही जल्दी जो है किसी भी चीज से उचट जाता है। तो लाइब्रेरियन मेरी मॉम थी, तो उनके चक्कर में मार पड़ती थी, उनको भी प्रूव करना होता था कि नहीं नहीं नहीं, टीचर्स वार्ड है तो ऐसा नहीं, आराम से नहीं छोड़ सकते इसको, इसको ज्यादा सजा मिलेगी लोगों को दिखाने के लिए। तो ज्यादा पिटता था वहां पे। तो वहां पे भी एक अलग किस्म की लाइफ चल रही थी।
फिर मैं अपने डैड मेरे चाहते थे कि बिजनेस में बैठूं, बिजनेस में मन नहीं लगता था, लेकिन मजे आते थे वहां पे। कभी कभी ऐसे तफरी के लिए चले गए ना, तो ऐसे जूता वूता बेचा कस्टमर को, है ना, ऊट पटांग बातें करी, सेल्समैन लोगों को देखा। बहुत फनी लोग हैं कानपुर के, बहुत ज्यादा फनी, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, और बहुत ही नटखट और भोले हैं, अगर आप भोले का कटाक्ष समझ रहे हो। तो बहुत ही नटखट और भोले लोग हैं। तो आई थिंक वो जो रूट्स थे ना यार, वो जो आप सबकॉन्शियसली इम्बाइब करते हो अपने पास के एनवायरनमेंट को, तो वो बहुत सारा अब जाके मेरे को हेल्प करता है काम में। क्योंकि कम से कम कुछ 1.5 लाख लोग वहां ऐसे ऐसे अतरंगी लोगों से मिला हूं मैं, और कहानियां हैं जहन में जो कि आपके सबकॉन्शियस में रह जाती हैं, फिर आपको कुछ काम मिलता है तो उसके अंदर निकलने लगती हैं। बट एक चीज पे अटका रहा मैं, और वो मुझे मुझे अंदर फील होने लग गया कि यार ये चीज शायद मेरे लिए बनी है या मैं इसके लिए बना हूं। वो था स्टेज पे जाना, एक्टिंग करना। पहले पहले तो मतलब ग्लोरी बटोरने के लिए मजे आते थे कि ये देखो तालियां पड़ रही हैं यार, है ना, लोग हाँ। खुश हो रहे हैं, वाह 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 वाह। तो बहुत साल तो मैं इसी में ही फंसा रहा कि ये तो ग्लोरी बटोरने के लिए, ग्लैमर बटोरने की चीज है यार ये। तो उसमें भी मैं मजाक 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 में करते 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 कुछ सीखता रहता हूँ यार। मैंने ऐसा कुछ जानबूझ के कुछ ऐसा सीखने की कोशिश नहीं करी। मैं आई वॉज जस्ट एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जहां पे भी वो लेके जा रही थी। पढ़ाई में भी ठीक ठाक था, अच्छा था इनफैक्ट, बट वहां से भी मन उचट गया। फिर मेरा थिएटर से भी मन उचट गया, फिर मैं मेलबर्न चला गया कि नहीं अब पढ़ाई करूंगा वापस। वो पढ़ाई बहाना था वहां पे, समझ रहा, बहुत सुंदर लड़कियां होती हैं। जी। तो आ, कमाल की। जी। हाँ, तो मैं भी यार मैं भी जितेंद्र जी जो बोल रहे हैं ना, वही है मेरा भी। मतलब मेरे को कुछ ऐसा पाना नहीं है, मुझे ऐसा लगता था कभी कि कुछ ये पाना है मुझे, बट वो कुछ पाना वाना नहीं है। अच्छी लाइफ जी रहा हूँ यार, मजे कर रहा Joy Gupta, the voice of Captain America, and Bob Newby from Stranger Things in India. मैं कई बार पढ़ रहा था कि आप तो लंदन जाने वाले थे, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामा आर्ट, एंड देन पद्म विभूषण इब्राहिम अलकाजी साहब हैपेंड टू यू, एंड देन यू वर्क विद द लाइक्स ऑफ हबीब तनवीर, सफदर हाशमी, बैरी जॉन, फिरोज अब्बास खान, ललित दुबे, इतने सारे टीचर्स। आपको तो ऐसा लगता है कि इंडियन थिएटर की गोल्ड क्लास वाली ट्रेनिंग मिली है। व्हाट आर योर मेमोरीज ऑफ दोस डेज? Correct. देखिए, मैंने जब इसे प्रोफेशन के रूप में लिया था तब मेरी एक ही चाह थी कि थिएटर और इसकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन जो है वो मेरा धर्म और कर्म हो, वो मेरी सांस हो, मेरी जिंदगी हो। मैं अब जिस हेरिटेज से आता हूँ, जिस इंडियन कल्चरल हेरिटेज से आता हूँ, जिसमें शंभू मित्रा, उत्पल दत्त जैसे थिएटर के स्तंभ थे, मैं उनके नक्शे कदम में चलना चाहता था। उस समय मैंने फिल्मों के बारे में, टेलीविजन के बारे में सोचा भी नहीं था। स्टार या बॉम्बे या इस तरह के कोई सपने मैं देखता नहीं था। मुझे थिएटर में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे थिएटर से रस लेना था, ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर को कंट्रीब्यूट करना था। तो मैं कहीं न कहीं महसूस कर रहा था कि बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया, बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक फॉर्मल थिएटर एजुकेशन के लिए मैं एम्बिशन रखता था। तो मुझे लगा हो सकता है कि मैं राडा में मुझे मौका मिल जाए, क्योंकि राडा जो है इंग्लैंड के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स जो है, उसका हेरिटेज, उसका हिस्ट्री बहुत कमाल का हुआ करता था। लॉरेंस ओलिवियर से शुरू करते हुए आप आज तक आते हैं तो सारे बेहतरीन वर्ल्ड थिएटर के लोग जो हैं वो रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से मिले थे। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया, लेकिन जो मुझे पता चला कि वहाँ का जो स्टूडेंट्स फीस है, ट्यूशन फी है, वो बहुत ज़्यादा है। और मैं एक मध्यम वर्ग घर से आता था और मैंने अपने पेरेंट्स को कभी इस बर्डन नहीं किया अपने आर्टिस्टिक या कल्चर जर्नी में। जिंदगी में मैंने बर्डन नहीं किया, कभी उनसे पैसा नहीं लिया किसी तरह की स्पॉन्सरशिप या किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैंने कहा नहीं, इसके लिए भी मैं पैसा नहीं लूंगा। तो फिर मैंने तय किया कि मैं रशिया में अप्लाई करता हूँ, यूएसएसआर में। उन दिनों यूएसएसआर में मॉस्को में खास करके जिस तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे वो काफ़ी सब्सिडाइज हुआ करते थे, खास करके इंडियंस के लिए। एक ही उसका शर्त वो रखते थे कि आप रशियन बोल पाए। तो मैंने एक रशियन कोर्स के लिए अप्लाई भी किया कि अगर 85% भी रशियन सीख जाऊंगा तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। मॉस्को आर्ट थिएटर के लिए, प्लास्टिक थिएटर के लिए मैंने अप्लाई भी किया था। और उन्हीं दिनों इंडियन थिएटर के स्तंभ और गुरुओं के गुरु इब्राहिम अलकाजी इंडिया वापस आते हैं। 1977 में उन्होंने इंडिया छोड़ दिया था, वो वापस आते हैं। इब्राहिम अलकाजी सिर्फ फाउंडर डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं थे, उनके स्टूडेंट्स जो थे वो आगे चल के बहुत बड़े टीचर्स बने, चाहे वो सत्यदेव दुबे हो, चाहे रतन थ्याम हो, चाहे बीवी कारंत हो। तो इब्राहिम अलकाजी गुरुओं के गुरु थे।
तो और वो आने के बाद उन्होंने तय किया कि वो फिर से एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे और लोगों को सिखाएंगे थिएटर के बारे में, एडवांस्ड नॉलेज शेयर करेंगे थिएटर और आर्ट्स के बारे में। तो मैंने कहा इससे बढ़िया मौका मुझे सारे दुनिया में नहीं मिल सकता है। जो इब्राहिम अलकाजी जो खुद राडा से निकले हुए हैं, जो लंदन कॉलेज ऑफ आर्ट से निकले हुए हैं, जिन्होंने प्रोग्रेसिव आर्ट्स मूवमेंट को शुरू किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को शुरू किया, उनसे मुझे अगर सीखने का मौका मिले तो वहां मैंने अप्लाई किया। खुशकिस्मती से मुझे मौका मिल गया, मुझे स्कॉलरशिप मिली और 4 साल मैंने डेडिकेट किया उनसे सीखने में। अलग अलग फॉर्म्स मैंने वहाँ सीखे, रियलिज्म से लेके एपिक फॉर्म से लेके, क्लासिकल फॉर्म से लेके, फार्सिकल फॉर्म से लेके, सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक होलिस्टिक एजुकेशन दिया, फाइन आर्ट्स के बारे में सिखाया, साहित्य की कुछ इंसाइट्स दिए, एस्थेटिक्स के बारे में बताया और ये बताया कि एक आर्टिस्ट, एक एक्टर सिर्फ महज एक्टर नहीं होता है, वो एक आर्टिस्ट होता है क्योंकि वो तमाम आर्टिस्टिक वर्ल्ड को जोड़ता है। खास करके एक थिएटर पर्सन आर्ट के तमाम पहलुओं को एक साथ लाता है। सो यू हैव टू बी ए मच होलिस्टिक पर्सनैलिटी। तो जब मैं लिविंग थिएटर एकेडमी से निकला तो उस तरह का एक पर्सनैलिटी मेरे अंदर डेवलप हुई कि मैं आर्ट और कल्चरल स्पेस को होलिस्टिकली देख पाऊँ और उसी को लेकर मैं बाद में दूसरे स्पेसेस में, फिल्म के स्पेस, टेलीविजन स्पेस, वेब स्पेस में मैंने कदम रखा, जस्ट टू ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर कि क्या इंटरनेशनल एक्टर बन सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे मतलब मामला ये था कि एक एशियन या इंडियन एक्टर के लिए उन दिनों एटलीस्ट अर्ली 2000 में स्पेस बिल्कुल नहीं था मेन स्ट्रीम में। आपको वेटर का काम करना पड़ता है, स्टोर में काम करना पड़ता है और 2000 और लोगों के साथ आपको ऑडिशन में जाना पड़ता है और 2000 में कोस्ट टू कोस्ट लोग होते हैं, हिस्पैनिक्स, लैटिनोज, इंडियंस, अरब्स, सबको एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो वो टैक्सी ड्राइवर का रोल हो या एक एलिवेटर मैन का रोल हो या न्यूज़पेपर वेंडर का रोल हो। तो मैंने कहा भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिया में मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस फ़ोन बजता है, मैं उठाता हूँ, प्रोजेक्ट पसंद आता है तो कहता हूँ करूँगा, अगर नहीं आता है तो कहता हूँ कि नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ यूएस में, न्यूयॉर्क में क्यों वैसे झेल रहा हूँ, तो मैं वापस आ गया और वापस अपनी दुनिया में आ गया। और वो जर्नी मेरी इंडिया में काफ़ी साफ थी। मैं थिएटर, टेलीविजन, सिनेमा तीनों में काम करता था, पढ़ाता भी था, एक्टिविज्म भी करता था, तो वो सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं। राइट। जॉय ने कुछ और जॉब्स की बात की। जीतू भाई, मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि आपने न्यूज़पेपर डिलीवरी भी की है, आप अपने अंकल के इलेक्ट्रिशियन वाले शॉप में काम भी करते थे और एक दिन एक शख्स आए आपके लिए, आपको मिलने, और उन्होंने कुछ कहा और वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया आपकी लाइफ में। वो क्या कहानी है? भाई मैं काम तो खैर मैं वो नसीब वाला बेटा हूँ कि मतलब एक सिंगल पेरेंट ने मुझे संभाला, मेरी माँ ने मुझे संभाला, तो मेरा नसीब है क्योंकि मुझे बचपन में ही वो सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो मैं जो एक शख्स नहीं आए जिनके बदौलत मैं आपके सामने अभी बैठा हुआ हूँ, वो मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे हिंदी सिखाया करते थे, दशरथ सिंह गुलाब सिंह परदेसी उनका नाम है, जो अब वो इस दुनिया में नहीं। तो वो आए थे, मैं स्कूल में नाटक वाटक किया करता था, तो वो आए और मेरे मामा के दुकान में मैं उनको चाय वाय पिलाई। वो बोले ये क्या कर रहा है? मैंने कहा मामा के दुकान में संभाल रहा हूँ। बोले इसके लिए पैदा नहीं हुआ तू? मैंने कहा सर तो मैं क्या कहूँ? बोले जाओ तुम नाटक में काम करो। तो मुझे तब तक ये पता नहीं कि नाटक ये प्रोफेशन भी होता है पूना में रहने के बावजूद। तो उन्होंने कहा कि जाओ, तो फिर मैं वो ढूंढने लगा और फिर वो करते करते एक वासुदेव पारंदे नाम के एक बहुत बड़े पूना के थिएटर एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है कहते हैं ना कि वो कुमार थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मटके बनाए हैं। तो उनके पास चला गया, तो उन्होंने कहा जाओ कोई एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लो। और फिर वो ज्वाइन किया, फिर म्यूजिक ऑपरेटर के तौर पे काम करने लगा, लाइट ऑपरेटर के तौर पे काम करने लगा और फिर धीरे धीरे आ गया भाई। तो वो मेरे सर थे, मेरे गुरुजी थे, जिन्होंने मुझे कहा कि जाओ ये करो। वो अगर नहीं बोलते तो शायद पता नहीं मतलब क्या होता। लेकिन काम बहुत किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, जिनमें से बहुत सारा है यार। मतलब बहुत मैं नसीब वाला हूँ कि मुझे वो बचपन में ही करने को मिल गया। वो पता है ना। आई अंडरस्टैंड। अमित भाई, वैसे तो लोग कहते हैं कि रिसेशन नाम की चीज ना दुनिया के लिए बहुत बुरी होती है, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन आपके केस में 2008 वाला रिसेशन तो आपकी जिंदगी बदल गया इन अ गुड वे। 2008 वाला कि 2001 वाला? आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो? जी नहीं, 2001 में आ गया था वापस मैं यार, बहुत पहले गया था यार। ऑब्वियसली यही वही बात है ना, आप हाइंडसाइट में अपनी लाइफ देखते हो तो जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो उस पॉइंट तक लाने के लिए हो रहा है जिस पॉइंट पे आप अभी प्रेजेंट में हो।
तो वो आपको उस टाइम पे लगता है यार ऐसे कैसे वैसे, ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, ये तो गड़बड़ हो गया, ये वो गड़बड़ ही आपको सही रास्ते पे लेके जा रही है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, रिसेशन आ गया, मेरे को निकाल दिया गया देश से बाहर। मैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत लंबी जर्नी रही है यहाँ तक पहुंचने में, बट कोई रिग्रेट नहीं है यार। रिग्रेट ना आई थिंक उसी टाइम पे होता है, बस प्रेजेंट में। वो हाइंडसाइट में सब फिट लगता है। पजल पजल जो तुम्हारा पजल बन रहा है ना लाइफ का, वो उसके सारे पजल्स ना अपने आप सही जगह पे फिट होते रहते हैं। तो हाँ, मैं खुश हूँ यार कि रिसेशन आ गया, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बहुत से लोगों की हालत खराब हो गई होगी इस रिसेशन। जी जी। अनूप भाई, एनएसडी गए उससे पहले नौजवान सा छोटा सा अनूप क्या बनना चाहता था? कुछ और था कि एक्टिंग ही सोचा था? यार पता नहीं, ये बात जैसा अमित कह रहे हैं ना कि मैं भी काफी इस चीज में बिलीव करता हूँ कि कुछ चीजें जो होती है ना, ये यू रीड इट इन बुक्स के जो होता है अच्छे के लिए होता है। लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। सो वो बात है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं सच बात बताऊं तो मैं कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत क्लियर था कि मैं जिंदगी में जो भी करूंगा, एक्टिंग जब तक नहीं आई थी दिमाग में कि एक्टिंग प्रोफेशनली करनी है, ये क्लैरिटी जरूर थी यार कि कुछ ऐसा करना है कि अननोन ना रह जाए, पहचान जरूर बने। तो जयपुर में जिस घर में हम लोग, मेरे फादर की जब पोस्टिंग हुई तो ऑब्वियसली वी स्टेड इन अ रेंटेड हाउस देयर। सो मेरे घर के जो घर थे, वो फ्लैट सिस्टम तो था नहीं, प्रॉपर बड़े घर होते थे वहां पर। तो घर की दीवार और पुलिस स्टेशन की दीवार, जयपुर वाले जो लोग हैं वो पहचानेंगे, मोती डुंगरी पुलिस स्टेशन। तो वो पुलिस स्टेशन की दीवार और हमारे घर की दीवार कॉमन थी, और वो सिर्फ 4 फीट की थी। तो मेरे को याद है मैं ऐसे बैठकर दीवार पे चोरों को पिटते हुए देखता था, एंड द वे पुलिस मैन यूज्ड टू बिहेव, और जो उनकी अथॉरिटी और उनका जो एरोगेंस, और मुझे लगता था यार ये बनूंगा, अथॉरिटी है इसमें। तो इफ आई लुक बैक तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये बचपन से ही ना कि यार काम कुछ करना है तो कुछ अथॉरिटी वाले काम करने हैं, कुछ जिसमें थोड़ा सा दम हो, मतलब कोई आपको ऐसे इल ट्रीट ना कर सके लाइफ में, ऐसा कुछ करना है। राइट। फिर जब मैं कॉलेज में आया और थिएटर करना शुरू किया, तब भी क्लैरिटी नहीं थी कि एज एन एक्टर, प्रोफेशनल एक्टर बनूंगा। तो मैं तब तक डिसाइड कर चुका था कि मुझे लॉयर बनना है, और मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन भी ले लिया। और फर्स्ट ईयर जब मैं कर रहा था, ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला था, तब मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई किया। किसी ने मुझे बताया कि तब तक मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में भी नहीं पता था, मतलब कभी शायद बात नहीं हुई। थिएटर कर चुका था, 4-5 साल रेगुलर थिएटर कर रहा था, और जयपुर के लोगों ने जब बताया कि यार एनएसडी एक चीज, वहां जाओगे तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। जैसे तुम तो लॉ कर रहे हो, ऐसे देखते हैं यार, ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो लॉ छोड़ देंगे, नहीं तो लॉ कंटिन्यू करेंगे। तब सबने ये कहा कि भैया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कोई मजाक नहीं है। राजस्थान से 1984 में इरफान खान के बाद आज तक किसी का एडमिशन नहीं हुआ, बहुत हजारों स्टूडेंट्स ने ट्राई किया। तो मुझे लगा यार कि यहाँ तो जरूर ट्राई करते हैं एक बार। लेकिन ये भी क्लैरिटी थी कि अगर नहीं हुआ एडमिशन तो फिर मैं एक्टिंग प्रोफेशनली नहीं करूंगा, फिर मैं लॉ परस्यू करूंगा और एक नामी लॉयर बनूंगा। मतलब लॉयर भी ऐसा बनूंगा कि नाम हो, ऐसा कोई ऑर्डिनरी लॉयर नहीं बनूंगा। ये क्लैरिटी दिमाग में थी। अनु भाई, उसमें भी एक्टिंग ही करनी पड़ती है। if you see my choices of profession, पुलिस वाला, लॉयर, कहीं ना कहीं मैं सही ट्रैक पे चल रहा था एज एन एक्टर। लेकिन जैसा कहते हैं जो होना होता है, फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहले ही अटेम्प्ट में एडमिशन मिल गया, और देन ऑब्वियसली देन डिसाइडेड कि नहीं यार अब यही करना है। एक्सीलेंट। किसी भी एक्टर के लिए उस ऑन कैमरा उसका पहला सीन बहुत खास होता है। सो आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट योर फर्स्ट सीन दैट यू डिड ऑन कैमरा। आई एम श्योर बड़ी विविड मेमोरीज होंगी। जीतू भाई, आपके लिए वो पहला सीन व्हाट वाज इट इन 2001 श्रीयुत गंगाधर टिपरे या फिर घड़ले बिगड़ले नाम के मराठी शो में? क्या उन शोज में था वो पहला ऑन कैमरा सीन? नहीं, मैंने पहली बार जो ऑन कैमरा काम किया मेरे भाई, तब तक ना सीरियल किया था ना कुछ किया था। वो महेश मांजरेकर मेरा नाटक देखने आ गए थे, मुक्काम पोस्ट बोम्बिलवाड़ी। तो वो नाटक में मैं काम किया करता था, वो ये आ गए और इन्होंने बोला कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, तो और वो हिंदी फिल्म, प्राण जाए पर शान न जाए। तो अपने को तो पता नहीं भाई वो क्या होता है, किस तरीके से शूटिंग होता है। तो मतलब हाँ ठीक है, फिल्मों का पता नहीं था, असिस्टेंट वगैरह काम किया हुआ था, लेकिन तो गया तो वहां पे पता चला कि नम्रता शिरोडकर के साथ सीन है। तो अपना तो मतलब
बोलती बंद हो गई ये क्या होता है। एक तो नम्रता शिरोडकर, उनको देखूं या काम करूं, या मतलब क्या करूं क्या। और मैं और वो बांसुरी बजाने वाला एक लड़का, तो वो बांसुरी भी बजाते, हालांकि महेश मांजरेकर डायरेक्ट कोई और कर रहा था, वो कह रहा था कि थोड़ा और संजय झा, संजय झा was the संजय झा, director. हाँ संजय एंड संजय वाज सेइंग कि थोड़ा प्यार से बांसुरी बजाओ। तो मैंने कहा प्यार से मतलब क्या और क्या होता है यार। तो लेकिन खैर वो एक मेमोरी है, उसने गाना लिख दिया था, वो गाना आ गया। फिर बाद में वो धीरे धीरे काम करते करते पता चला। लेकिन महेश मांजरेकर ने डरा भी दिया था, मतलब महेश दादा ने मुझे बोला था कि वो तेरा बेड सीन है, मतलब बेड पे बैठ के हम लोग बात कर रहे, ऐसा सीन था। तो लेकिन पता नहीं था यार, तो मैं छोटा था यार उम्र में, तो जाते। हालांकि जैसे कि जो एक मंजा हुआ एक्टर या जो भी सीनियर होता है, वो हमेशा नए आदमी को कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है। वैसे ही नम्रता जी ने मेरे से बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छे तरीके से मुझे कहाँ से आए हो, क्या है, वगैरह वगैरह बात की। लेकिन भाई जब डायलॉग बोलने की बारी आती है तो, और वो जो कैमरा का गर्र वो जो घूमता है ना भाई, ऊपर वाला भला करे एक टेक्निकलिटीज का कि वो बंद हो गया। भाई जो जान निकल जाती थी उसमें, और डराने वाले भी लोग होते, देखा बराबर से रिहर्सल कर, वो स्टॉक जो होता है ना, इसका इतना इतना पैसा होता है, तो अपने को पता चले कि यार अपने को पर डे तो मतलब जो है उसमें से अगर स्टॉक कट कर दिया जाए तो अगले 10 पिक्चरें इनके लिए फ्री करनी पड़ेंगी। तो अपने अपने डायलॉग बोल दो, सब मस्त थे। और जैसे भाई नम्रता जी की आंख में देखो सब भूल गए, पूरा गुल, मतलब नील हो गया, मतलब ऑल डिलीट का बटन था यार उनकी आंखों में, तो सब, तो फिर से वो रटो फिर से। लेकिन बहुत, तो वो वाला वो एक्सपीरियंस है, अभी भी याद है कि वो क्या होता है। तो इसलिए आज भी मतलब वो आंखें भी याद है, वो जगह याद है, वो सीन याद है, सब कुछ याद है मुझे। और अनूप बाद भाई में को कभी एक वैसा हाथ होगा। याद है, हाँ अनूप भाई को एक हाथ याद है किसी ईडी का, ऐसा कुछ हुआ था अनूप भाई, हाँ, आपको पहला yes, 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 you're right. एक्चुअली क्या था, जब मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास किया था तो दिल्ली में एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने वो एक कश्मीर पे शो बना रहे थे और चंबा में उसकी शूटिंग थी, हिमाचल प्रदेश में। तो उसमें काफी सारे लोग थे जो मतलब काफी नामी लोग हैं। मेरे बैचमेट थे, जाकिर हुसैन उसमें थे और सौरभ शुक्ला थे, और भी बहुत सारे एक्टर्स थे, मैं कुछ का नाम भूल रहा हूँ। तो हम वहां पहुंचे तो जितने मास्टर शॉट्स होते थे, जो कंबाइंड शॉट्स होते थे, वो पहला एक्सपीरियंस था कैमरा के सामने काम करने का। तो सारे एक्टर्स तो अच्छे ही थे, सब ज्यादातर थिएटर के ही लोग थे, दिल्ली के एक्सपीरियंस लोग। तो कंबाइंड शॉट्स में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि आपको एक पोजीशन दे दी गई, आपने ये करना है, जैसे थिएटर में हम लोग करते हैं, और यहाँ से वहां जाना है, इसको देखकर डायलॉग बोलना है, तो वो मास्टर शॉट था, कैमरा फिक्स्ड है एक जगह पर। प्रॉब्लम तब हुई जब क्लोजअप हुआ। अब उसी डायलॉग का जब क्लोजअप पोर्शन शूट हुआ, वो मेरी लंबी स्पीच थी, कुछ एक पूरे पेज की। अब असिस्टेंट ने क्या किया, कैमरा के बिल्कुल बगल में जो है एक हाथ रख दिया सामने, बोला सर ये वो कैरेक्टर है, ये समझ लीजिए ABCD है, और आप जो ABCD को देख के आपने जो डायलॉग बोला था ना, ये वो यहाँ बैठा है। तो मैंने शुरू किया बोलना, और मैं थ्रू आउट पूरा पेज जो है उस हाथ को ऐसे देखता रहा। मैंने ना ब्लिंक किया, ना मैंने आई बॉल इधर उधर मूव किए। एंड देन डायरेक्टर ने कट बोला, बोले क्या कर रहे हो ये? मैंने कहा इन्होंने मुझे कि इसको हाथ को देख के डायलॉग बोलना है। बोले व्हेन यू वर डूइंग द मास्टर शॉट, तब तो आपने इधर उधर भी देखा था ना, तब तो आपने बीच में और लोगों को भी देखा था, फिर आपने नीचे भी देखा था, ऊपर भी देखा था, आप नॉर्मल बात कर रहे थे, कैजुअल। मैंने कहा मुझे लगा कि अभी उन्होंने बोला अभी इसी को देख के बात करनी है आपको। इस वो हाथ मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया, मुझे लगा कि यार अब इसी को देख के बात करनी है, यही आदमी। फिर बाद में समझ में आया कि नहीं यार, ये हाथ सिर्फ रेफरेंस के लिए है, क्योंकि मेनली आप जिस आदमी को एड्रेस कर रहे हैं वो यहाँ बैठा है। बाकी आप जो भी इधर उधर देखना चाहें, या बात करते हुए नीचे देखना चाहें या सोचना चाहें, वो सब कर सकते हैं आप। मैंने बस उस हाथ को देखा और सारे डायलॉग बोल दिए। तो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस, जब पता चला कि नहीं भैया, जब जो है ये सिर्फ एक लुक के लिए है, आपको दिया गया उस कैरेक्टर की। राइट। जॉय, जीतू भाई के सामने नम्रता शिरोडकर थी, लेकिन आपके सामने यानी कैमरा के पीछे थे गोविंद निलानी साहब। वाज दैट योर फर्स्ट सीन विद 1084? व्हाट इज दैट लाइक? मेरा पहला सीन जया जी के साथ था। मुझे याद है उन दिनों मुहूर्त शॉट्स हुआ करते थे सिनेमा में, तो वो मुहूर्त शॉट था, और मैं गोरेगांव में रहता था उन दिनों। अभी भी मुझे याद है, मैं तय नहीं कर पा रहा था लोकल ट्रेन में जाऊं या टैक्सी में जाऊं
तो मैंने एक और कोई एक्टर से गुजारिश की कि मेरे साथ चल भाई टैक्सी शेयर कर लेते हैं। तो मनदीप करके मेरी क्लासमेट थी थिएटर में, तो हम दोनों टैक्सी में वहां गए और मनदीप ने साड़ी वाड़ी पहनने में सजने में थोड़ी देर कर दी। तो जब तक मैं पहुंचा तो वहां पे कम से कम 2000 मीडिया पर्सन्स, कैमरा वाले सब घेर के रखा था, क्योंकि वो जय बच्चन का कमबैक फिल्म माना जा रहा था। और बच्चन साहब और अभिषेक भी थे। अभिषेक ने उस समय फिल्मों में नहीं आए थे, वो पढ़ाई से बस आए थे। तो इतनी भीड़ थी तो मैं तो घुस ही नहीं पाया स्टूडियो में। आई कुडंट एंटर द स्टूडियो, वी शांताराम स्टूडियो। मतलब और कोई मुझे जानता भी नहीं था। और मैं डील डॉल से, जैसे सिद्धार्थ बासु मुझे कहते हैं कि आज का अमोल पालेकर, मतलब उन दिनों वेरी मिडिल क्लास, वेरी मतलब मैं चलूं तो ऐसे नहीं कि लोग मुझे देख के ऐसे हट जाएंगे दो तरफ से। तो मैं बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, करूं तो क्या करूं। तो मैं ऊपर गया ऑफिस में, असिस्टेंट डायरेक्टर ने बोला तू कहाँ था, इतने देर से क्यों आया, तेरी बातें हो रही थी लोग। मैंने कहा ठीक है यार, जब शूट शुरू होगा तब मैं उभरूंगा, अभी मेरा कोई काम नहीं है। तो वो मुहूर्त शॉट का जो अपना एक ड्रामा होता है, केक खिलाना, ये करना वो सारे, उसमें मुझे भी बुलाया गया। मुझे कुछ ने देखा भी नहीं, पहचाना भी नहीं। मैंने ठीक है। और उसके तुरंत बाद सीन करना था जया बच्चन के साथ। और मेरी तो एक गलती थी, वो ये गलती थी कि मैं ओवर प्रिपेयर करता था घर में। मतलब सारे सीन, सारा स्क्रिप्ट घोल जाता था। एक कुछ ज्यादा ही थ्योरीज दिमाग में भरी हुई थी। रात को सबसे सोता बड़ी नहीं था। गलती है। सबसे बड़ी गलती है, टायर्ड के सीन करना तो रात को सोता नहीं। ये सब चीजें, उल्टी सीधी चीजें करके मैं आता था। और वहां जाके मुझे तजुर्बा हुआ कि सारी चीजें बदल सकती हैं। क्योंकि एक डायरेक्टर, आप बड़े टेंशन में ऐसे बात डायलॉग बोलते हो, डायरेक्टर बोलता है कि नहीं, तुम सिर्फ देखो, मुड़ो और फिर एक लाइन बोलो और चले जाओ। और वहां मैं पूरा पैशनेट आया था। तो ये जो मोह भंग होना, ये जो समझ में आना कि सिनेमा इज ए डायरेक्टर्स मीडियम, और वहां पे, और उसके बाद में पता चला इट्स आल्सो एन एडिटर्स मीडियम, आपके हाथ में उस तरह से उतना ही है। सो यू जस्ट हैव टू कैप्चर द मोमेंट। तो मेरी पहली शिक्षण प्रशिक्षण थी ऑन द फ्लोर। जया जी बहुत इजीली काम करते हैं और मैं ओवर प्रिपेयर्ड वो, क्योंकि वो अपने स्कूल से आती हैं, उनका स्कूल ऑफ एक्टिंग वो स्कूल है, एक स्पॉन्टेनियस, एक विद इन द मोमेंट, सिनेमैटिक। और मैं आता हूँ वो प्रिपेयर्डनेस और होमवर्क और वो सारा गार्बेज जो दिमाग में उन दिनों भरा हुआ था। तो तुरंत मुझे धीरे धीरे वो शेड करना पड़ा, क्योंकि मुझे पता चला कि भाई कैमरा जो है वो एक अलग मीडियम है। यहाँ पे मैं ऑडियंस को एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को अपना एक्टिंग दिखा नहीं सकता हूँ कि मैं टेंशन दिखा रहा हूँ लोग देख के ताली बजाएंगे, ऐसा नहीं है। कैमरा कैप्चर करेगा, उसको एडिटर एडिट करेगा और फिर वो मोमेंट बाकी सीन्स के साथ जक्सटापोज होके निकलेगा और म्यूजिक और उसके साथ, और तब उसका इम्पैक्ट बनेगा। तो ये शिक्षण जो है वो मुझे सेट पे मिली। और उससे पहले तो मैं मतलब जॉय भाई कभी कभी ना एडिट पे निकल ही जाता है वो। बिल्कुल। हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर डायरेक्टर चॉइस करता है, अगर अच्छा डायरेक्टर है और वो कोई चॉइस करता है कि मैं लॉन्ग शॉट रखूं कि मिड रखूं, मैं काउंटर रखूं कि नहीं रखूं, मैं इसको ऑफ वो रखूं, तो उसके पीछे उसका कोई डिजाइन होगा, अगर अच्छा डायरेक्टर है। और अगर तिकड़म वाला डायरेक्टर है तो फिर तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ।